नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। साइबर ठगी का अड्डा कहिए, मेवात कहिए या फिर कहिए जामताड़ा, जो कहना है कहिए। देश में होने वाले साइबर क्राइम के तार जहां आकर रुक जाते हैं, उन इलाकों के केंद्र बिंदु में मेवात होता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट कहती है। लेकिन ऐसा क्या है कि एक सरकार के वक्त में अपराध उन इलाकों के अंदर बढ़ जाते हैं और एक सरकार के वक्त में थमे से नजर आते हैं। आज हम आपको अपराध के पीछे का वो कनेक्शन बताएंगे जो खुद अपराधी बता रहे हैं, साथ ही नेता भी बता रहे हैं। क्योंकि अपराध का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अगर धर्म के आधार पर अपराधी के साथ सहानुभूति की जाए तो अपराध बढ़ता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। तो क्या सच में सियासत का सहानुभूति पर टिका वोट बैंक मेवात को जामताड़ा बनाने के लिए पोषित कर रहा था? आज बात इसी मुद्दे पर कि मेवात में अपराध आखिर पीछे किसका हाथ है। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता विकास सोमानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी, साथ में हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी भी मौजूद हैं। इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले बीजेपी सरकार में कितनी कार्रवाइयां हुई हैं ये आपको बताते हैं। जरा इन कार्रवाइयों को देखिए कि कितनी कार्रवाइयां अभी तक की गई हैं। 115 एफआईआर रजिस्टर्ड अभी तक हुई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए बाकी आंकड़े की, तो इसके अंदर 384 साइबर क्रिमिनल अरेस्ट हुए हैं, 40 लाख कैश जब्त किया गया है, 800 मोबाइल जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 280 के आसपास एटीएम को भी जब्त किया गया है। यह आंकड़ा है, दरअसल 800 मोबाइल जब्त किए गए हैं, देखिए सर। इसके अलावा 280 हम बता रहे हैं कि एटीएम कार्ड जब्त कर दिए गए हैं। 1000 से ज्यादा सिम कार्ड हैं जिनको भी जब्त किया गया है और यह एक बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा 10 माइक्रो एटीएम जब्त किए गए हैं। वहीं अगर बात करें स्वाइप मशीन की, तो 9 ऐसी स्वाइप मशीन है जिनको जब्त किया गया है। 58 व्हीकल जब्त किए गए हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि लैपटॉप की, टैबलेट की, तो वो भी जरा देखिए कितने जब्त किए गए हैं। 10 लैपटॉप जब्त किए गए हैं, 2 टैबलेट जब्त किए गए और करीब 80 से 90 चेक बुक भी इनसे जब्त की गई है। कंप्यूटर और 86 बैंक पासबुक जब्त की गई है और एक फिंगरप्रिंट डिवाइस भी इनसे जब्त की गई। और एक कार्रवाई बीजेपी की सरकार के अंदर हुई है। एक कैश काउंटिंग मशीन जब्त की गई है, 7 हथियार और 5 एटीएम मशीन भी जब्त की गई है। इस पर जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं उनसे बातचीत करें, उससे पहले आपको सुनाते हैं कि एक अपराधी जो साइबर ठगी का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है और कई वारदातों में लिप्त, उससे जब फर्स्ट इंडिया ने बातचीत की कि भाई अपराधी किस तरीके से बच निकलते थे, अपराध के पीछे का कनेक्शन क्या, उसने क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए सर। कांग्रेस सरकार में छूट मिली हुई थी इसलिए बढ़ा था। अगर उस किन्होंने छूट दे रखी थी? ये जैसे हमारे एमएलए हैं वो भी कुछ नहीं, कोई किसी से कुछ नहीं करता था। आ जाते थे, कोई पकड़ भी जाता 10-5 हजार रुपए लेके छोड़ देते थे। चलिए अब शुरुआत करते हैं। पौरुष भारद्वाज जी, क्या वाकई में ऐसा होता था और यही वजह की लगातार देखते ही देखते मेवात जामताड़ा बनता हुआ नजर आया और उसको कंट्रोल नहीं कर पाए? वीरेंद्र जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अभी आपके इंट्रो में जो बयान बताया, और वो एक उसमें एक जो युवक था वो ऐसे कह रहा था कि भाई हम पकड़े जाते थे तो 8-10 हज़ार रुपये लेकर के नेता छुड़वा देते थे। तो मुझे लगता है कि एक विधायक या मंत्री का स्तर इतना छोटा नहीं होता कि वो 8 या 10 हज़ार रुपये लेकर के किसी अपराधी को छुड़वाएगा। पहली बात ये। तो रेट लिस्ट क्या थी सर आपके दौर में? देखिए मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए आज मेवात वाला जो एरिया है, हमारी सरकार के यदि नेताओं पर आरोप लगाती है आज की बीजेपी की सरकार। छोड़िए ना सर, एक बार बताइए तो सही ना भाई, कितना स्तर होता है, क्या रेट लिस्ट तय थी उस वक्त कि भाई एक अपराधी है उसको छुड़वाने के इतने पैसे लगेंगे, अगर संगीन अपराधी है तो छुड़वाने के इतने पैसे देखिए अब ये देखिए मुझे लगता है विजेंद्र जी, मुझे लगता है रेट लिस्ट के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि जब नीट के जब पेपर लीक होते हैं तब कितने रुपए लगते हैं, यूपी में जब पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होते हैं तो कितने रुपए लगते हैं, जब राजस्थान में जब बजरी माफिया सक्रिय होता है तब कितने रुपए लगते हैं, राजस्थान में जब आनंद पाल जैसे अपराधियों को पनपाया जाता है बाद में
उनका जब एनकाउंटर कराया जाता है तब कितना रुपए लगते हैं? मुझे लगता है कि रेट लिस्ट के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। रही बात हमारी पार्टी की सरकार की, तो मैं आपसे इस बात को देखिए, आपकी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बोखलाहट बता रही है कि निकल को लेके जा रही है। आपके बारे में बोलिए ना, विजेंद्र जी आता आपकी बारी, पहले इनका स्टेटमेंट ले लो, मैं बात में दे रहा हूं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? पौरुष भारद्वाज जी फिर ये कहते हैं ना कि भाई हमारी सरकार में विधायक पैसे नहीं लेता था। आपने कहा कि एक विधायक का इतना स्तर नहीं कि 5-10 हज़ार रुपए में काम कर दे। चाह रहा था कि अभी की जो स्टोरी है बिल्कुल फैब्रिकेट स्टोरी बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्य कांग्रेस को कोसे बिना पूरा नहीं होता। आप चाहे मोदी जी को देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए। विजेंद्र जी, राजस्थान में अगर ये हमारे नेताओं पे आरोप लगाते हैं तो हमारा जो भरतपुर संभाग के जो बड़े नेता कहे जाते थे हमारी पार्टी की सरकार में, आज तो वो एनडीए के साथ ही है ना। तो आप, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं तो, अरे आप बोल रहे हैं, जब आप इस घटना में, जब आपका खुलेआम स्टेटमेंट जारी कर रहा है, एक अपराधी बोल रहा है, तो आप उसका जवाब दीजिए। और यदि पुलिस की कोई कार्रवाई होती है और अपराधी पकड़े जाते हैं, निश्चित तौर पे स्वागत किया जाना चाहिए। परंतु दुख इस बात का होता है कि आप लोग अपराध के खिलाफ कार्रवाई कम करते हैं और आप उसमें राजनीति ज्यादा करते हैं। योगेंद्र जोशी जी, चलिए मैं उस सवाल को वापस से नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस के दौर में अपराधी को छोड़ने की रेट लिस्ट क्या थी, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि सरकार बदलने और सरकार के होने और ना होने से फर्क पड़ता है कि किस इलाके के अंदर अपराध होंगे, किस स्तर पर होंगे, कैसे होंगे और कैसे उनके जहन के अंदर यह रहेगा कि भाई ये सरकार है, चलिए कर सकते हैं, ये सरकार है, थोड़ा शांत बैठते हैं? विजेंद्र जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा है और मैं तो पहले भी कहता आया हूं कि हमारे प्रजातांत्रिक देश के अंदर जो राजनीतिक दल होते हैं वो ही शासन करते हैं और जो शासन करता है उसको अपने अधीनस्थों का पता होता है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, आईएएस आईपीएस क्या कार्रवाई कर रहे हैं, सबका पता रहता है। तो जब राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति होती है तो ये अपराध रुक जाते हैं। अब आप कहते हैं, जनता ये कहती है साहब पुलिस तो जो है किसी भी अपराधी को पाताल में से भी निकाल लाती है। ये शब्द हमारे यहाँ क्यों प्रचलित है? उसका कारण यह है कि अगर पुलिस के ऊपर राजनीतिक जो शासन करने वाले दल हैं उनका अगर वरदर हस्त होगा, बिल्कुल आशीर्वाद होगा कि आप अपराध को बिल्कुल टॉलरेट मत कीजिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं किसी भी तरह का अपराध कहीं नहीं हो सकता। ये मेवात की बात छोड़िए, कहीं भी हिंदुस्तान में अगर वो थाने वाले ये सोच लें, अधिकारी सोच लें कि अपराध नहीं होगा और राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, उनका सपोर्ट उनके साथ है और आप अपराधियों को पकड़ के बंद करिए, तो इस तरह से जिस तरह से ये मेवात खुल रहा है, ये मेवात क्या आज की बात है क्या? मैं सन 86 में मेरी पोस्टिंग डीग में थी, क्या वहां मेवात में काम आया उस तरह थाने नहीं है? वहां एडिशनल एसपी नहीं बैठते हैं, वहां एसपी नहीं बैठते हैं, सबको जानकारी है। लेकिन क्या होता है कि अपराधियों को संरक्षण देता कौन है? राजनीतिक दल देते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आज क्या हुआ? एक ऑफर तो होता है ना भाई, तुम हमें वोट दो हम तुम्हें छूट देंगे। मैंने यही कहा आपको कि आजकल की राजनीति क्या है, धर्म और जाति पर आधारित है। तो जहां आप जितने धर्म के जितने जाति के लोग होंगे उनके समर्थन में, अब वहां के क्या एमएलए उनका विरोध कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको एक तरफा वोट गिरते हैं। तो जब एमएलए क्या करते हैं, अब ये बता रहा है कि साहब 10, 12, 15 हजार में छूट जाते थे, तो मैं सही कह रहा हूं या आपको? मैं तो वहां पुलिस में रहा हूं, थाने वाले के पास सूचना आई, किसी भी नेता का टेलीफोन आया कि ये आ रहा भाई, इसको ऐसे करना है। आप बताइए, बड़ी बड़ी गाड़ियां 10-10, 20-20 लाख की गाड़ियां, 50 लाख की गाड़ियां अंदर चली जाती थी, पशु चोरियां होती थी और कई अपराध अंदर होते थे, उनका सलटाना कैसे होता था? आपको और बताऊं? ठीक है विकास सोमानी जी, पहले विकास सर वापस मैं आपके पास आऊंगा। विकास सोमानी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वोट बैंक पूरा का पूरा उधर का है इसलिए चलिए उस पर चोट करते? वोट बैंक देखिए, अपराध के लिए वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। अब जो कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो आप देखिए कि कितना बड़ा वहां पर एक गैंग तैयार हो गया है और 150 के लगभग एफआईआर दर्ज, 1000 के लगभग मोबाइल बरामद, 1500 के लगभग सिम कार्ड बरामद। कितना बड़ा नेटवर्क इन्होंने फैला दिया, उसकी सूचना जब जगह जगह से प्राप्त हुई और 7000 करोड़ से लगभग का इन्होंने घोटाला करते हुए वहां जो गैंग तैयार की, एक संरक्षण है। और आप देखें, सुनिए पूरी बात, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपके पास सबूत है क्या? आपके पास सबूत है क्या? आपके पास सबूत है क्या? भूल गए, ऑपरेशन क्लीन स्वीप भूल गए, राजस्थान में राघव का कौन लेकर गया है? मुझे बताइए, राजस्थान में फांसी माफिया किसने पकड़ा? बताइए। विकास सोमानी जी, एक मिनट सर। पौरुष भारद्वाज जी, वैसे तो हमारे साथ राहुल प्रकाश जी जुड़ गए, रेंज आईजी भरतपुर। जैन सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पौरुष भारद्वाज जी को एक बाइट सुनाते हुए आ रहा हूं। बाइट को जरा सुनिए पौरुष भारद्वाज जी और समझने की कोशिश कीजिए कि वहां क्या चलता है। चलाइए जरा, क्या कहा गया कांग्रेस के नेता की तरफ से?
दोनों हम सब मिलके कानून आपसे बड़ा नहीं है, कानून आपसे बड़ा नहीं है। अगर आप एकजुट हो ना तो कानून की कितनी वो है जो आपको वो कर जाए। सबसे बड़ी ताकत तो आप हो और आपके पीछे मैं हूँ। तो मेरा और आपका सबसे दिल का रिश्ता है और वो सारी आवाज बन के मैं कल उठाऊंगी। और आप देखना किसी भी हर व्यक्ति के लिए नहीं किया जाएगा। ये गलत है, गलत है, गलत है। मैं आपके साथ हमेशा ऐसे ही खड़ी रहूंगी जैसा सही का साथ, क्योंकि मैंने LLB कर रखी है, मुझे सारी चीजों का ज्ञान है कि भाई चलिए अब दोनों रुकिए जरा। रेंज IG भरतपुर राहुल प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। परुष जी 1 मिनट, परुष भारद्वाज जी 1 मिनट सर। रेंज IG भरतपुर राहुल प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल प्रकाश जी जय हिंद। राहुल प्रकाश सर क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए वापस उनको हम जोड़ेंगे, लेकिन हाँ परुष भारद्वाज जी एक बयान हमने सुना है, आप कहें तो हम बता दें किसका बयान है, और आप बहुत बखूबी जानते हैं किसका बयान है। वो कह रहे हैं कि भाई आप एकजुट हो जाए तो कानून से बड़े हो जाएंगे। कानून से बड़े हो जाएंगे क्या? देखिए विजेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कहीं की चीज कहीं जोड़ करके यदि कुछ कहानी, अरे भाई सुनना है तो सुन तो लो पहले बीच में। मैं बोल रहा हूँ वहां पे वो किस संदर्भ में बोल रही है, वो वहां पे किस संदर्भ में बोल रही है मुझे बताइए। मुझे यार देखो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। राहुल प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए। 1 मिनट राहुल प्रकाश जी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है आपकी आवाज सर। जय हिंद जी, जय हिंद सर। सवाल यह है कि जिस तरीके से बेहतरीन कार्रवाई की, हम ये माने कि मेवात को जो जामताड़ा बन चुका था उसमें अभी सिर्फ ये ट्रेलर है जो हम देख रहे हैं, या पिक्चर समाप्ति की तरफ है? नहीं, मैं कहूंगा कि हाफ टाइम हो गया है समाप्ति में थोड़ा टाइम लगेगा जी। बट अभी तक हम लोगों ने जो कार्रवाई शुरू की थी 1 मार्च 2024 से शुरू की थी, और अभी 55% से भी नीचे जा चुका है जो फरवरी की तुलना में अगर हम देख रहे हैं अपराध को, जो साइबर क्राइम और एक्सटॉर्शन था। और मैं मानता हूं कि इस महीने के अंत तक ये 60-65% के नीचे चला जाएगा। तो 2-3 महीने और लग जाएंगे, लेकिन इसको हम बिल्कुल 0 तक ले जाएंगे। सर अमूमन होता है कि इंटरवल के बाद क्लाइमैक्स एक अलग तरीके से आता है और कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होती है। ऐसा तो कहीं नहीं लग रहा है ना पुलिस को कि भाई आउटर प्रेशर है, कोई ऊपर से कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री है जो संरक्षित करने की कोशिश कर सकते हैं? मानकर चले सरकार में पूरा फ्री हैंड है। नहीं, सरकार में हमेशा ही फ्री हैंड होता है, और मैं मानता हूं कि पुलिस तो हमेशा संविधान और कानून के अनुसार काम करती है। और हमारी जो ड्यूटी है बीइंग एन IPS ऑफिसर, हम लोग बाउंड डाउन है कि जो विधि का शासन स्थापित होना चाहिए उसके लिए हम काम करते रहें। और अभी की मैं आपको स्थिति बता दूं तो जिस तरीके से जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो ऑब्वियसली आप अपने सीनियर से, DGP सर से मार्गदर्शन लेते हैं। उसमें सरकार की तरफ से भी और हमारे पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी बहुत स्पष्ट था कि साइबर क्राइम को लेकर के, एक्सटॉर्शन को लेकर के राजस्थान की काफ़ी बदनामी हो रही है पूरे देश में, जो कि राजस्थान एक बड़ा ही माना जाता है कि अमन पसंद राज्य है, बहुत ही इसको लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार अच्छा राज्य मानते हैं। वहाँ पे ये साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके कारण पूरे देश में इस बात की चर्चा है, तो इसको प्रायोरिटी पे लेकर के ख़त्म करना है जी। और जो ये निर्देश थे वो उच्चतम स्तर से थे और हमारे DGP UR साहू सर ने इसकी पूरी रणनीति तैयार की और उसी आधार पे हम लोगों ने 1 मार्च से ऑपरेशन एंटीवायरस शुरू किया था। सर शब्द आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, एंटीवायरस और एंटीडोज आप दे भी रही हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई ये कहते हैं कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आपको लगता है किसी धर्म विशेष के अंदर अनपढ़ता, अज्ञानता उसको अपराध की राह पर ला सकती है और वही जामताड़ा बना रहा है? देखिए, अपराध की अगर आप बात करेंगे तो अपराध तो जो मनुष्य में 5 अवगुण होते हैं, काम, क्रोध, भय, लोभ और ईर्ष्या, ये मूल रूप से ये 5 जो हमारे विकार है ना मनुष्य के अंदर, ये अपराध को
जनित करते हैं और इसको रोकने का काम करते हैं हमारे नैतिक आदर्श, मूल्य और शिक्षा। इन चीज़ों के माध्यम से हम जो हमारी जो मूलभूत विकार हमारे अंदर होते हैं उसको हम नियंत्रित करते हैं। जैसे ही ये कंट्रोल ख़त्म होता है समाज का, आदर्शों का, मूल्यों का, नैतिकता का, या शिक्षा प्राप्त नहीं करके उस तरफ बढ़ पाते हैं तो अपराध में भी वृद्धि देखने को मिलती है। जी। अभी की जो स्थिति है जो मेवात की है उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी एक वर्ग विशेष के लोग ही अपराध कर रहे हैं। अभी अगर आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे रहने वाले लगभग जो भी विभिन्न वर्ग हैं वो इस अपराध में लिप्त हो चुके हैं। सर, आपको सुनते हुए कलयुग में सतयुग का एहसास हो रहा है, लेकिन हमारे ग्रंथ ये भी कहते हैं कि रक्तबीज नाम का भी एक रहा है जिसको मारते गए और पीछे से बढ़ता रहा, जहां जहां बूंदे गिरी। जामताड़ा में ऐसा तो नहीं जो आप एंटीडोज दे रहे हैं, हमारे शरीर में एक बार अगर एंटीडोज लगे तो फिर वायरस आता नहीं है वापस। इस एंटीडोज को परमानेंट मान लें हम? नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि जो एंटीडोज दिया गया उसका बूस्टर डोज भी दिया जा रहा है और ये आवश्यकता पड़ने पर दोबारा भी दिया जाएगा, लेकिन इसको न तो आगे बढ़ने दिया जाएगा न ये बढ़ पाएगा, ये राजस्थान पुलिस का विश्वास है। जी, हम मानते हैं सर, आप बहुत बेहतरीन काम वहां कर रहे हैं, लेकिन आपने जो वहां वर्किंग स्टाइल देखी है जामताड़ा के अंदर साइबर क्राइम की, उसमें क्या है? एक नेक्सस है जिसको तोड़ने की जरूरत है, या फिर जैसे होता है ना कि खुदरा बाजार भी होता है जिसमें हर दूसरे घर के अंदर है और एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। वहां का जो नेक्सस है वो कैसे काम कर रहा है? नहीं, ये आप सभी जानते भी हैं और मानते भी हैं कि ये एक संगठित अपराध है। ठीक, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जिसमें कि अगर आप अंदर घुसेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग गैंग्स बनी हुई हैं, जिसमें कि सिम लाने वाली गैंग अलग है, चोरी की मोबाइल लाने वाले गैंग अलग है, पासबुक लाने वाले और एटीएम कार्ड्स लाने वाली गैंग अलग है, पैसा विड्रॉवल करने वाली गैंग अलग है और ठगी करने वाली गैंग अलग है। ये सारी गैंग्स अलग अलग होकर के भी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, जिससे कि एक संगठित अपराध बनता है। और आम तौर पे एक गांव में या एक क्षेत्र में कुछ लोग होते हैं जो कि इसको रन करते हैं और बाकी जो लोग काम कर रहे होते हैं वो लोग कमीशन पे काम कर रहे हैं। जैसे जो ठगी करने के लिए कॉल्स कर रहे हैं वो कमीशन पे काम कर रहे हैं, जो पैसा विड्रॉवल कर रहे हैं वो कमीशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनके किंग पिन्स भी हैं और उनको भी नेल डाउन किया जा रहा है। आपको लगता है नेताओं का संरक्षण होता है वोट बैंक के चक्कर में? कभी महसूस किया है कि भाई किसी अपराधी को पकड़ कर लाया और उसने कहा कि मैं आपकी बात कराता हूं उससे, और फिर वहां से कोई फोन आया हो कि भाई छोड़ दीजिए, अपने आदमी हैं, इस इलाके से हमें वोट आते हैं? पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ अपना काम करती है और जो संविधान सम्मत और विधि सम्मत हमारा कर्तव्य है उसकी हम पालना करते हैं। सर, अंतिम सवाल, मानकर चलें कि जामताड़ा शब्द हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, राजस्थान में नहीं करेंगे, जिनको करना है वो राजस्थान छोड़कर जाए या फिर सलाखों में आए और एक पैर पर चलते नजर आए। ये काफ़ी हद तक स्थिति बन चुकी है और आप विश्वास करें राजस्थान पुलिस ऐसा कर दिखाएगी, ऐसा करने में हम पूरी तरीके से सक्षम हैं। राहुल प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि भाई किस तरीके से पुलिस वहां काम करी और किस तरीके से इस संगठित अपराधी और अपराध दोनों की कमर तोड़ने का काम करी। और आपने कहा कि इस महीने के अंत तक 60-65% अपराध अगर वहां खत्म हो जाएगा, क्रिमिनल सलाखों में पहुंच जाएंगे, तो इसको फर्स्ट डिवीजन कहते हैं सर, और उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। योगेंद्र जोशी जी, भाई अगर एक इलाके से 1-1.5 महीने में 60 से 65% क्राइम कम हो जाए तो इसको तो पुलिस का एक अच्छा रिकॉर्ड कहेंगे। बिल्कुल जोगेंद्र जी, जो जिस मेहनत और लगन से वहाँ भरतपुर में कार्रवाई हुई है, ऐसी राजस्थान में किसी भी संगठित अपराध के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई ऐसी की नहीं गई थी। लेकिन अब जो कार्रवाई की गई है इसको भी लगातार मेंटेन करना पड़ेगा। आप देखिए कि भरतपुर की तमाम पुलिस, ऐसा नहीं है कि वहाँ का थाना या वहाँ आसपास के लोग लगे हुए हों, पूरी तमाम पुलिस 3 महीने से लगी पड़ी है इसमें। इसलिए अब हमारे को क्या चाहिए कि हमारे राजनेताओं को या हमारी सरकार को भरतपुर पुलिस वालों को पूरा सहयोग देना चाहिए, उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, उनके लिए जो मुहैया कराने हैं इक्विपमेंट्स, उनके लिए संसाधन देने चाहिए, ताकि ये हमेशा के लिए वहाँ पर जैसे थाना है तो थाने के अंदर ये होना चाहिए पुख्ता कि पहले जैसी स्थितियां पैदा ना हो
कि भाई किसी को छोड़ रहे हैं, वहां अपराध भी हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। एमएलए अगर कह रहे हैं, जिस तरह से मैंने बहुत सुना है कि एमएलए ने जो बात कही है, तो ये जाति और धर्म की बात से हटके जो राजस्थान पुलिस कर रही है, अगर इसी तरह से करते रहेंगे तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर रोकेंगे नहीं। पोस्टिंग थानों में जिनकी पोस्टिंग दी जा रही है वो इस हिसाब से नहीं कि भाई ये मेरा आदमी है, मेरे वोट बैंक को छेड़ेगा नहीं, चलिए इसको पोस्ट दे। ये योगेंद्र जी, ये बिल्कुल बदलना पड़ेगा। अगर ये बदला नहीं गया, काम करने वाले व्यक्ति को लगाइए, सिफारिश से किसी को मत लगाइए, उसके काम के आंकड़े देखिए कि वो ईमानदार है या नहीं है, वो इस तरह की क्रिया करने में सक्षम है कि नहीं है, वो इसको कंट्रोल करने के लिए सक्षम है कि नहीं है। इस तरह मानकर चलिए कि जिस तरीके से वहां काम किया जा रहा है वो काम बिना ईर्ष्या के, बिना भेदभाव के, सिर्फ क्राइम को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। विजेंद्र जी, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का जो एक उद्देश्य है कि अपराध मुक्त राजस्थान हो, ये उसी कड़ी में आप देखें भरतपुर में किसी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को नहीं मिलेगा और न दिया जाएगा। आप देखें कि लगातार जो कार्रवाई हो रही है, कि लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, ऐसा बड़ा अभियान जो चला है, ये जो कांग्रेस सरकार में जब गहलोत सरकार के समय जो पनपा जिस तरह का पूरा एरिया में बना दिया, और आज भी इनके सांसद जो है राजनीति करके कह रहे हैं कि कानून उनसे बड़ा नहीं, जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं और युवाओं का भविष्य खराब करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप माने कि अपराधियों के लेकर बुलडोजर भी चलाना पड़ेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पे डीआईजी साहब से राहुल प्रकाश जी बोल रहे थे, राहुल प्रकाश जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि पुलिस कभी किसी दबाव में काम नहीं करती। अरे पौरुष भारद्वाज जी, वो जिस पद पर बैठे हैं, वो जिस पद पर है वो निष्पक्ष पद है सर, वो थोड़ी ना खुलेआम कहेंगे। एक मिनट विकास, एक मिनट पौरुष भारद्वाज जी, और जो आपके नेता कह रहे हैं वो क्या है? देखिए विजेंद्र जी, मैंने आपसे बात कहा कि वो किस संदर्भ में वहां पे मीटिंग अरे हो रही है। किसी भी संदर्भ में क्या कोई संविधान से ऊपर हो जाएगा? हो सकता है और कोई पौरुष भारद्वाज जी क्या, चलिए मैं आपको मानता हूं, चलिए मैं, अरे सर मैं नहीं फैब्रिकेट कर रहा हूं। पौरुष भारद्वाज जी, आप मुझे बताइए जरा कोई भी एक संदर्भ। एक मिनट विकास, एक मिनट पौरुष भारद्वाज जी, विकास सोमानी जी, एक मिनट विकास सोमानी जी, पौरुष भारद्वाज जी, अरे सर सुनिए तो सही, पौरुष भारद्वाज जी, एक मिनट पौरुष भारद्वाज जी, कोई भी अपना एक संदर्भ निकाल के लाइए अपनी मर्जी से, और उसमें बताइए किसी भी सूरत में क्या कोई संविधान से बड़ा हो सकता है? निकालिए आप संदर्भ। देखिए विजेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो आपके नेता जो कह रहे हैं वो क्या है? आप देखिए मुझे बात तो पूरी करने दीजिए ना मेरी। मैं इस बात को बोल रहा हूं कि देश में व्यवस्थाएं जो है वो कार्यपालिका की और न्यायपालिका की है। पुलिस, मेरी बात से जोशी जी भी सहमत होंगे कि पुलिस हमेशा पुलिस 100 में से 100 कार्रवाई फेयर करती है, ऐसा नहीं होता। वो 100% आपकी बात से सहमत नहीं होंगे। 10 कार्रवाई चलिए पूछ लेते हैं, एक मिनट पूछ लेते हैं सर। फिर न्यायालय पौरुष भारद्वाज जी, कार्रवाई चलने दीजिए। पौरुष भारद्वाज जी, ऐसा मत कहिए सर, इससे तो वो भी सहमत नहीं होंगे, और अगर वो सहमत हो तो मैं सैल्यूट कर जाऊंगा। योगेंद्र जी, आप विकास जी एडवोकेट है, मैं बोल रहा हूं विकास जी आपको छोड़ देनी चाहिए। आप कह रहे हैं पुलिस को कार्रवाई करने दीजिए, फिर आप कोर्ट में पैरवी करने के लिए क्यों जाते हैं मुझे बताइए। न्यायालय किस लिए होती है मुझे बताइए। हम पुलिस का मनोबल नहीं तोड़ रहे, पर क्या पुलिस 100 में से 90 कार्रवाई सही करती है तो पुलिस का 10 कार्रवाई गलत नहीं करती, इस बात को बताइए। और आपके डीआईजी साहब ने आपकी पोल खोल दी ना, आपके एजेंडा की पोल था, आपके डीआईजी ने खोल दी बैठ करके कैमरे के सामने। पुलिस सभी वर्गों के अपराधी पकड़े जा रहे हैं। पौरुष भारद्वाज जी, एक मिनट विकास भाई, आपस में लड़ते रहेंगे क्या? एक मिनट पौरुष भारद्वाज जी, एक मिनट सर, अरे सर 10% तो पौरुष भारद्वाज जी, 10% तो आपने ही, पौरुष भारद्वाज जी 10% तो आपने 10 सेकंड के अंदर ही कम कर दिए। पहले कहा कि 100% सही करती है, फिर कहा 100 में से 90% सही करती है। रुकिए जरा योगेंद्र जी, क्या आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल संरक्षण नहीं होता है अपराधियों को? योगेंद्र जी पूछ रहा हूं सर, पूछ रहा हूं योगेंद्र जी, मेरी सुन लो। अरे सर सुन लीजिए पौरुष भारद्वाज जी, सुन तो लो। मैंने 36 साल इस पुलिस में नौकरी की है। राहुल प्रकाश जी ने अपनी सीमाओं में रहते हुए बात की है उन्होंने, ठीक बात, लेकिन मेरी कोई सीमा नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जहां जिस देश के अंदर राजनीति धर्म और जाति से होती है वहां उसका सपोर्ट लोग करते हैं, वहां के एमएलए भी करते हैं, वहां के एमपी भी करते हैं, वोटों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। लेकिन आज अगर वहां भरतपुर में वहां के पुलिस के अधिकारियों पर कोई दबाव नहीं है किसी तरह का और वो स्वतंत्र होकर कार्य कर रहे हैं तो उनकी तारीफ करना चाहिए। और उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया कि आज मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं काम कर रहा हूं। यही पुलिस पहले भी तो थी,
पहले क्या नहीं थी? सन 86 में मैं भी था वहां, तब भी वहां राजनीति थी। जब मैं 86 में था तब भी वहां बीजेपी कांग्रेस का शासन था। मैंने भरतपुर में इतने समय तक काम किया है, तो उस समय भी जो पार्टियों के शासन रहे हैं उन्होंने इग्नोर तो किया ही है। जिन्होंने इग्नोर किया है उनके समय में बढ़ गया, और जो इग्नोर नहीं कर रहे हैं वो अभी लगाकर हाथ और उनको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इग्नोर करने का परिणाम ये हुआ है कि जो अपराध है वो वहां रोजगार की तरह हो रहा है। बिल्कुल। आज मैं आपको बता दूं, गांव के गांव इस काम में लगे हुए हैं। अच्छा, पहले तो चलो ट्रक चोरी करके लाते थे, पुलिस वाले छुड़वाते थे, पुलिस वालों के पास शिकायत आती थी। आपको बताऊं, यहां की पुलिस जाएगी तो पहले उस थाने में जाएगी जिस थाने के इलाके में ये मेयर रहते हैं, फिर वो पुलिस वाले जाएंगे, सादे कपड़ों में अलग जाते हैं, फिर उस दलाल को बुला के लाते हैं। वहां आपको क्या होता है मैं आपको विस्तार से बता सकता हूं कि वहां की स्थिति कितनी खराब है। ये तो ठीक है कि अब राजस्थान पुलिस ने जो वहां मजबूत अधिकारी लगा करके इस चीज को रोकने का प्रयास किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो बड़ी है, इस वजह से ये काम हो रहा है। जिस दिन राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर हो जाएगी वहां वापस पनप जाएगा। कोई ऐसा थोड़ी है कि ये जड़ से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पौरुष भारद्वाज जी, आपका भी शुक्रिया। विकास सोमानी, आपका भी शुक्रिया। अपराध पर लगाम होनी चाहिए और अपराधी सलाखों में होना ही चाहिए, और यही नीति कहती है। लेकिन अगर कोई उसका समर्थन करता है, चाहे वो नेता ही क्यों ना, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि कानून ये कहता है कि अपराध करने से अपराधी जितना बड़ा है उससे ज्यादा बड़ा है उसका संरक्षण करने वाला, उसको उकसाने वाला। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।